हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई चार्ज है और जिसको अगर हम बंद नहीं करते हैं तो उसके का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनता है उसकी वैल्यू कितनी आती है। जैसे कि अगर आपको याद हो, गॉस ने एक रूल दिया था कि यदि हम किसी चार्ज को बंद कर देते हैं किसी बॉडी के अंदर तो जो टोटल फ्लक्स बनता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अगर चार्ज को नहीं बंद करेंगे तो फ्लक्स क्या आएगा निकल के, उसको आज हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बॉडी ली, किसी भी प्रकार की कोई भी बॉडी हो सकती है। मान लीजिए कि हमने एक स्क्वायर बॉक्स का या डब्बा ले लिया, हमने यहाँ पर एक बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये एक बॉक्स है और इसके अंदर मैंने कोई चार्ज नहीं रखा है, बट इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड होके जा रही है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होके जा रही है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आएंगी, एंटर करेंगी, इंसर्ट होंगी और यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ। तो आप देख रहे होंगे ये हमने बना लिया सिस्टम। अंदर मैंने कोई भी चार्ज नहीं रखा डब्बे के अंदर। चार्ज कहाँ है? डब्बे के बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। एक फेस हमारा ये रहा, सरफेस 1 हमने कह दिया इसको, और ये रहा हमारा सरफेस 2, और ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर ऐसे कह सकते हैं एक हमारा स्क्वायर बॉक्स है, अगर स्क्वायर बॉक्स है तो सभी जो फेसेस होंगी वो सेम होंगी। दैट मीन इस फेस का एरिया, इस फेस का, सभी फेस का जो एरिया होगा वो सिमिलर होगा। तो हमने मान लिया कि जो S1 फेस है उसका एरिया A है और जो S2 फेस है उसका भी एरिया A होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने देख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार बनी है। तो हमें क्या बताना है? टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स बन कैसे रहा होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस से अंदर हो रही हैं और इस वाले सरफेस से बाहर जा रही हैं, और कोई सरफेस तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है। केवल दो सरफेसेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक S1 और एक S2 सरफेस। तो पहले हम लोग S1 के कारण फ्लक्स लिखेंगे और दूसरी बार S2 के कारण हम लोग फ्लक्स लिखेंगे। तो चलिए फ्लक्स लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले लिखते हैं फ्लक्स ड्यू टू S1 के कारण फ्लक्स कितना होगा? तो हमने इसको लिख दिया φ1 बराबर, अगर आपको फॉर्मूला याद हो फ्लक्स का, जब एरिया दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही उनका क्या होता है? हमारा फ्लक्स होता है। तो देखिए S1 सरफेस दे रही, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया हमने E, जो कि हमारा E दिया गया है, E वेक्टर डॉट, इसका एरिया आता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा देखिए आउटर साइड होता है, बाहर की तरफ। अगर सरफेस ये है तो डब्बे के बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होगा, दैट मीन एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकल के आएगा। तो एरिया वेक्टर को हमने इस प्रकार लिख दिया। आप देख रहे होंगे कि दोनों का जो साइन बना हुआ है वो अपोजिट है। दैट मीन अगर हम लोग इसको ओपन करके लिखे डॉट प्रोडक्ट को तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ई ए माइनस का, यहाँ पर केवल मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में हम केवल बात कर रहे हैं। तो φ1 बराबर माइनस ई इंटू ए, क्योंकि अगर अपोजिट लेंगे cos 180 वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने आप ही माइनस आएगा। तो φ1 की वैल्यू कितनी आ गई? φ1 बराबर माइनस का ई इंटू ए। तो ये हमारा फ्लक्स निकल आया ड्यू टू S1 सरफेस के कारण। अगर हम लोग फ्लक्स S2 लिखे, दैट मीन सरफेस 2 के कारण फ्लक्स क्या बनेगा? तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लक्स ड्यू टू S2 सरफेस के कारण फ्लक्स लिख रहे हैं हम लोग। तो देखिए S2 सरफेस दे रही, इसके कारण हमने जो फ्लक्स लिखा उसको हमने कहा φ2 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए E है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, E वेक्टर लिख दिया। अब देखिए सरफेस 2 का जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां की तरफ होगा? बाहर की तरफ। डब्बा ये रहा, बॉक्स ये है, अंदर तरफ नहीं बाहर की तरफ आएंगे तो बाहर की तरफ एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ए वेक्टर ऐसे आएगा। देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर इसको फॉर्मूला को खोलेंगे हम लोग तो फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट दैट मीन मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा, और थीटा क्या होता है? एंगल ई और ए के बीच या फिर ए और बी के बीच बना हुआ एंगल। जैसे फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? पैरेलल है तो cos 0 का मान 1 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यू कितनी आएगी? E इंटू ए, और पॉजिटिव में। तो φ2 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई हमारी? A इंटू ए। तो ये हमारा φ2 निकल के आ गया। लेकिन हमसे तो पूछा गया था टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो टोटल फ्लक्स मतलब कि S1 के कारण और S2 के कारण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स ड्यू टू
बॉडी, दैट मीन जो बॉडी हमें दी गई है उसके कारण टोटल फ्लक्स बताया जा रहा है। तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2। और जब आप फाई 1 के वैल्यू यहां रखिए, फाई 2 के वैल्यू पुट करिए, तो देखिए आंसर कितना आएगा, फाई इक्वल टू माइनस का ई ए प्लस का ई ए। देखिए कैंसिल हो जाएगा अपने आप, तो फाई इक्वल टू कितना आया, 0 आया। तो हमने क्या पाया कि अगर कोई बॉडी अगर है और उसके अंदर अगर हम चार्ज को नहीं रखते हैं, चार्ज कहाँ हो, बॉडी के बाहर साइड होगा, तो जो फ्लक्स बनता है वो उसकी वैल्यू टोटल फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, चार्ज अगर बॉडी के अंदर नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी, चाहे फिर वो चाहे सरफेस जैसी भी हो, बस चार्ज अगर बंद है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो चलिए अब एक दूसरा केस लेते हैं और उसको भी हल करके, चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर और उसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में सिंपल से कहा क्या जा रहा है, देखिए कि एक क्यूब हमने लिया है बॉक्स, और इस बॉक्स के कॉर्नर पर जाकर मैंने एक चार्ज को प्लेस किया है और पूछा जा रहा है इस चार्ज के कारण टोटल जो फ्लक्स बनेगा वो उसका मान कितना होगा, डेट मीन वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें दो केस, मतलब डेट मीन 3 केस हो सकते हैं, यहाँ पर 2 नहीं होंगे 3 होंगे। 3 केस कैसे हो सकते हैं, देखिए पहला केस कि जब चार्ज को हमने कंप्लीटली अंदर की तरफ रख दिया, लेकिन कोने पे चार्ज है लेकिन पूरा चार्ज अंदर की तरफ है, तो टोटल फ्लक्स आपको पता है, किसी बॉडी के अंदर चार्ज को बस बंद कर दो आप और भी कहीं पर भी अंदर रखा हो तो जो फ्लक्स बनता है वो कितना आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहला केस जब चार्ज अंदर की तरफ हो। दूसरा केस चार्ज पूरा बाहर की तरफ, डेट मीन यहाँ कहीं पर होगा चार्ज, तो फ्लक्स कितना बनेगा, तो हमने बताया कि चार्ज अगर किसी बॉडी के बाहर होता है तो टोटल फ्लक्स कितना आता है, 0 आता है। अगर पूरा बाहर अगर चार्ज आ जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। लेकिन चार्ज को ना ही मैंने पूरा अंदर रखा ना ही पूरा बाहर रखा, मैंने कॉर्नर पे रखा है जिसमें कुछ पार्ट चार्ज का अंदर की तरफ है और कुछ पार्ट चार्ज का बाहर की तरफ है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब देखिए जो चार्ज हमारा यहाँ रखा हुआ है वो काम कैसे कर रहा होगा। देखिए अगर ऊपर वाली सरफेस पे अगर आप जिस कमरे में बैठे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए उसको इमेजिन कर लीजिए कि कॉर्नर पे चार्ज रखा है, एकदम कोने पे आधा अंदर है आधा बाहर है, तो होगा क्या, उससे जितनी सरफेस टच कर रही होंगी उस कॉर्नर से, उन सभी सरफेसेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टच करके निकल रही होगी, और जो बॉटम पे जो सरफेस होगी या उसके जो सामने सरफेस होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करके जा रही होगी। दैट मीन क्या है कि जो हमारी ऊपर वाली सरफेस है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, टच करके जा रही होंगी। ऐसे हमारे जो बगल में सरफेस है यहां से भी सरफेस से ऐसे टच करके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। लेकिन जो बॉटम पे जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही होगी, उसको क्रॉस करके जा रही होंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी। ऐसे आपके सामने जितनी सरफेस बन रही होगी, डेट में 3 सरफेसेस ऐसी हैं जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपके टच करके जा रही होंगी, और 3 सरफेस ऐसी होंगी जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करके जा रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना आएगा, तो 3 सरफेसेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो 0 होगा और 3 सरफेसेस के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको निकाल नहीं सकते डायरेक्ट हल करके कि 3 सरफेसेस के कारण आराम से निकाल के बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कारण इसका ये है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो आपके बार बार चेंज हो रहे हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बार बार बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बार बार चेंज होगा और जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू भी बार बार बदल रही होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला अगर याद है तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर हम लोग बॉटम वाली सरफेस लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल तो कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगा, बट ई के बारे में बात करें, ई दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। क्यों, देखिए आई कॉर्नर पे चार्ज को रखा है मैंने, बॉटम वाली सरफेस को हमने लिया, अगर हम लोग डिस्टेंस नापेंगे तो इस इधर वाले डिस्टेंस, इस वाले जो पॉइंट है मान लीजिए ए पॉइंट हमने लिया तो ए पॉइंट की डिस्टेंस अलग आएगी, इसके बगल में बी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस अलग होगी, इसी पर एक तीसरा पॉइंट सी ले लें उसकी डिस्टेंस अलग होगी। और अगर डिस्टेंस चेंज हो रही होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही होती है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो ई बार बार बदल रहा होगा। और एंगल के बारे में बात की जाए, एंगल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बना हुआ एंगल जो होता है वही हम लोग कॉस में रखते हैं। तो ये एंगल देखिए, एंगल भी बार बार चेंज हो रहा है, जो एंगल थीटा 1 होगा इसी पर बी के बीच बना हुआ जो एंगल होगा वो अलग होगा,
और जो लाइन एकदम सीधे आ रही होगी उसमें एंगल कुछ अलग होगा। तो एंगल की वैल्यू भी बार बार चेंज हो रही है। तो इस वाले फ्लक्स में दो वेरिएबल हैं, दो डाटा हैं जो चेंज हो रहे हैं, एक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा था हमारा थीटा। और जब हम लोग इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल्स को लेकर सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इतना तो समझ में हमें आ गया कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे फ्लक्स को निकाल के या इंटीग्रेशन मेथड से यूज करके हम लोग इसको आंसर नहीं बता सकते। तो कौन सा तरीका यूज करेंगे? तो तरीका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे गॉस थ्योरम वाला। गॉस वाला रूल जो लगाते हैं, क्या था रूल कि किसी चार्ज को बस हम लोग बंद कर दे, और बंद कर देते हैं तो आसानी से उसका फ्लक्स लिख सकते हैं। अब बात आती है इस चार्ज को बंद करने की, इस चार्ज को बंद करें तो करे कैसे? जैसे एग्जांपल तो सबसे अगर आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, तो ऐसे मान लीजिए कि एक कॉर्नर पे हमने चार्ज को रखा है, चार्ज का कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर है, उसको बंद करना तो कैसे बंद कर सकते हैं? हम लोग जिस जिस रूम में बैठे हैं या जो रूम है, इसी की तरह हमने इसके बगल में एक रूम रखा बनाया, फिर उसके इस वाले सरफेस के पीछे रूम बनाया, और जो डिजाइन थोड़ी खाली रहेगी उधर साइड में एक रूम रखेंगे। दैट मीन जो एक कॉर्नर है उस कॉर्नर के अगल बगल टोटल 3 रूम बन सकते हैं बॉटम पे। तो जो हमारा एटम होगा वो बॉटम पे ऐसे 3 रूम बनाएंगे, और 3 रूम में चार्ज होगा वो पूरा आधा चार्ज हमारा बट जाएगा। लेकिन अभी भी आधा चार्ज बटा हुआ होगा, मतलब दैट मीन बचा हुआ है, जो कि ऊपर की तरफ निकला है। जो जो चार्ज ऊपर की तरफ निकला हुआ है उस चार्ज को भी ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 डब्बे फिर से लाने पड़ेंगे और उनको ऊपर साइड में रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये चार्ज बंद होगा। मतलब क्या कि अगर एक कॉर्नर पे कोई एटम रखा होता है और उसको पूरी तरीके से अगर बंद करना है, तो टोटल आपको अगल बगल ऊपर नीचे मिला के 7 डब्बे और रखने पड़ते हैं, 7 बॉक्सेस और रखने पड़ेंगे, और जिसमें चार्ज हमारा पहले से था उसको मिलाकर टोटल 8 हो जाते हैं। तो अगर ये चार्ज अगर बंद होगा तो टोटल डब्बे जो हमारे पास होंगे, जो बॉक्स होंगे, टोटल 8 बॉक्स होंगे। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट, वो आप सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, तो कॉन्सेप्ट वही वाला हमने यहाँ पर यूज किया है। तो अगर इस चार्ज को बंद करना है तो टोटल हमने इसके अगल बगल 7 बॉक्सेस लाके रखे, इसको मिला लिया तो 8 बॉक्सेस हो गए, और जब 8 बॉक्सेस हो गए तो हमारा जो चार्ज है क्यू वाला वो पूरी तरीके से बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो हम लोग कह सकते हैं 8 बॉक्सेस के कारण जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो हमारा कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, अगर किया जाए तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन? देखिए, फ्लक्स ड्यू टू 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? Q कौन सा है? बंद हुआ चार्ज, क्योंकि अब जो चार्ज है वो हमारा पूरी तरीके से बंद हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हमारा जो बॉक्स था वो तो केवल एक ही बॉक्स था, तो एक बॉक्स के कारण कितना फ्लक्स होगा? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स ड्यू टू 1 बॉक्स। तो 1 बॉक्स के कारण जो फ्लक्स आएगा कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 8 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किसी समय आईआईटी में पूछा जा चुका है, और भी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम है वहां पर पूछा जा चुका है। बस कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो इसी तरह मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ था कि इस चार्ज को मैंने अंदर रख दिया था और मैंने आपसे पूछा था एक सरफेस के कारण फ्लक्स कितना निकल के आएगा, तो हमने बताया था 8 सरफेसेस, सॉरी 6 सरफेसेस है, 6 सरफेसेस के कारण फ्लक्स बना था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस के कारण कितना बनेगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार यहाँ पर भी चार्ज हमारा बाहर था, उसको हमने किसी तरीके से बंद किया, और बंद करने के लिए हमने 7 डब्बे अगल बगल लाके ऊपर नीचे रखे थे, तब हमारा चार्ज आके पूरी तरीके से बंद हो गया था। इसको मिला के 8 डब्बे हो गए थे, तो 8 डब्बों के कारण फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक बॉक्स का होगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इस डायग्राम को अगर आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा जब किसी चार्ज को कॉर्नर पे रखा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि कभी कंपटीशन लेवल पे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा है। क्वेश्चन है क्या? देखिए, एक सरफेस दी गई, जो सरफेस है वो क्यूब की एक सरफेस दी गई है, मतलब दैट मीन एक कमरा है तो उसकी बॉटम वाली मैंने सरफेस आपको यहाँ पर दे दी है, जिसकी जो विड्थ है वो a है, और जो एक चार्ज है उसको रखा गया है a/2 डिस्टेंस पर, सरफेस से ऊपर की तरफ a/2 डिस्टेंस पर रखा गया है। a/2 को हम लोग d से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कहा गया कि फ्लक्स बताइए क्या होगा जब d का जो a/2 होगा, d का मान a/2 से बड़ा होगा,
और डी का मान a/2 से छोटा होगा। तो कैसे निकाला जाए? तो अगर आपको याद हो तो केस हमने क्या बताया था कि अगर कोई चार्ज खुला हुआ रखा है तो उसको आप बंद कर दीजिए और फ्लक्स निकाल के बता दीजिए। इसके ऊपर हमने केस किया हुआ भी है। अगर आपको इसका केस याद अगर है तो इस चार्ज को अगर हम लोग बंद करेंगे तो एक क्यूब बना लेंगे, डब्बा जैसा बना देंगे, तो जिसके कारण फ्लक्स आएगा Q/ε0। हमसे पूछा गया केवल एक फेस के कारण, एक सरफेस के कारण, तो जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो Q/6ε0 ये आंसर आएगा जब d का मान a/2 होगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि फ्लक्स की डिफिनेशन जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कहते हैं फ्लक्स बन गया, या किसी चार्ज को बंद कर दो तो फ्लक्स Q/ε0 होता है। एक तीसरी भी लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हैं, जैसे कि एक सरफेस जो हमें दी गई है, जिस चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इससे होकर गुजार रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही होगी, देखिए एक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे टच करके ऐसे बाहर की तरफ जा रही होगी, कुछ इसको क्रॉस कर रही होंगी ऐसे और फिर ऐसे, आप देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अभी ये a/2 डिस्टेंस पर रखी है। फ्लक्स की डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी आप बता सकते हैं कि किसी सरफेस से या किसी बॉडी से, या फिर दैट मीन किसी सरफेस से आप लीजिए, बॉडी ना कहिए, किसी सरफेस से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास होती हैं उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप कैलकुलेट कर लें या फिर उनका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। याद रखिए हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से जितनी होके जाएंगी, दैट मीन एक लाइन जे हो गई, एक लाइन जे, दूसरी इसी प्रकार तीसरी चौथी पांचवी, मान लीजिए 15,000 लाइनें इसको क्रॉस करके जा रही हैं तो हम लोग बोल देते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 15,000 होगा। अभी जो चार्ज रखा हुआ b/2 डिस्टेंस पर रखा है, आप इसका थोड़ा सा केस देखिए। हमने इस चार्ज को पकड़ा और पकड़ के थोड़ा सा ऊपर खिसकाया, जब आप इसको ऊपर की तरफ खिसकाएंगे, ले जाएंगे, तो जो लाइन इस सरफेस से बाहर की तरफ निकल के जा रही थी, बाहर से होकर वो अब लाइन कहां से होकर जाएगी, इस सरफेस को क्रॉस करके जाएगी। आप ऐसे मान लीजिए कि एक टार्च को हमने लिया इससे और टार्च को भी दूर रखा है, तो जब उसकी जो लाइट पड़ रही होगी वो काफी ज्यादा एरिया में पड़ रही होगी। टार्च को हम लोग नजदीक लाएंगे तो जो लाइट का जो एरिया है वो भी क्या होगा, कम होता जाएगा धीरे 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 धीरे। मतलब जो लाइट पहले ज्यादा दूर तक पड़ रही थी वो नजदीक लाने पर लाइट कम पड़ रही है। इसी पर केस है, अभी चार्ज हमारा नजदीक है तो लाइट छोटे से एरिया में होगी, लाइट को या फिर जो टॉर्च है उसको हम दूर ले जाएंगे तो जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी चार्ज भी यहाँ रखा है, इसको थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ा दे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से होके जा रही थी अब वो कहां से होके जाएगी, अंदर से होके जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है, जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा, बढ़ रहा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होगी। तो जब a/2 था डिस्टेंस तब फ्लक्स था Q/6ε0, लेकिन जब d का मान a/2 से बड़ा हो जाए, चार्ज ऊपर की तरफ चला जाए, तो जो फ्लक्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर फ्लक्स के बारे में बात की जाए तो फ्लक्स कितना आएगा, Q/6ε0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब क्या जो फ्लक्स बनेगा, क्योंकि a/2 पे फ्लक्स 6/ε0 था, जब d का मान a/2 से बड़ा हो गया तो फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी वो Q/6ε0 से ज्यादा आएगी। अब देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम लोग इस चार्ज को पकड़ के नीचे तरफ खिसका के लाएं तो जो लाइन पहले इसको क्रॉस करके जा रही थी अब वो क्रॉस नहीं करेगी, वो उसके बाहर से निकल जाएगी। दैट मीन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो जाएगी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी डिक्रीजेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी आल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जब d का मान a/2 से कम होगा तो जो फ्लक्स निकल के आएगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 6/ε0 से कम होगी, Q/6ε0 से। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफी आसान था। हमने यहाँ पे डिस्टेंस को देखा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं किया E/a वाला या फिर गॉस का थ्योरम हमने नहीं लगाई, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड के बारे में बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होके जा रही है, कम जा रही है तो फ्लक्स कम, ज्यादा जा रही है तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है। किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, काफी आसान है, शायद आपकी किताब में कहीं पर दिख जाए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां एप्लीकेशन देखेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर। कुछ एप्लीकेशंस है कि उनका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।